गुड मॉर्निंग क्लास। अगला पाठ है हमारा लखनवी अंदाज। तो यशपाल जी ने ये लिखा है, इसके लेखक यशपाल हैं। यशपाल का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। तो इनका परिचय आप पढ़ लेंगे। और इन्होंने अनेक कहानी संग्रह रचे हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है, ये दिए गए हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भी भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। तो भारत का जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बटा था, तो उस समय का एक बहुत अच्छा वर्णन ने झूठा सच में किया है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इस लखनवी अंदाज में उन्होंने क्या बताया है, तो छोटा सा परिचय उसका यहाँ पर दिया गया है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब बिना किसी एक कहानी के, बिना किसी विचारधारा के किसी भी कहानी को हम नहीं लिख सकते। किसी भी कहानी को लिखने के लिए पात्र की आवश्यकता होती है, विचारधाराओं की आवश्यकता होती है, किसी घटना की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक कहानी बनाई जाती है। तो बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील मतलब जो पतन की ओर जा रहा है, सामंती वर्ग मतलब नवाबी लोग, जो अपने नवाबी अंदाज को दर्शाते हैं, अर्थात अपने आप को राजाओं के समान बताते हैं। तो उन पर क्या कर रहे हैं, कटाक्ष का मतलब है एक व्यंग्य कर रहे हैं, उन पर ताना मार रहे हैं। जो वास्तविकता से बेखबर है, मतलब जो अपने नवाबजादे में ही क्या है, पूरी तरह से लीन है, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका पतन हो चुका है, अर्थात वो अब वास्तव में नवाब नहीं रहे हैं, केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। तो उनकी वास्तविकता से बेखबर हैं और बनावटी जीवन शैली का आदी है। तो वह नवाब क्या है, एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसे सामंती वर्ग पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग्य किया है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता। तो आज के समय में भी ऐसे अनेक लोग देखे जाते हैं जो इस तरह के जीवन को जीते हैं। तो लखनवी अंदाज क्या बताता है हमें, देखो। लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर माना जाता है, नवाब वहाँ रहते हैं ऐसा माना जाता है। तो लखनवी अंदाज, तो उस नवाबों का जो अंदाज है वो किस तरह का है, देखो। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल का मतलब है जो लोकल ट्रेन है, मतलब जो शहर के किसी एक शहर से दूसरी शहर नहीं जा रही, बल्कि शहर के ही किसी अंदर के किसी स्थान पर हमें पहुंचा रही है। लोकल ट्रेन, मुफस्सिल मतलब लोकल ट्रेन। तो मुफस्सिल की जो पैसेंजर ट्रेन है, मतलब यात्रियों को ले जाने वाली जो ट्रेन है, वो चलने की उतावली, मतलब अब चलने ही वाली है, तो फुंकार रही है मतलब धुआं छोड़ रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, तो सेकंड क्लास का जो टिकट है थोड़ा महंगा है। तो सेकंड क्लास में लेखक ने सोचा कि मैं आराम से सेकंड क्लास में बैठ करके जाऊंगा, थोड़ा दाम अधिक देने पड़ेंगे, टिकट अधिक देना पड़ेगा, उसके मूल्य अधिक देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं आराम से उसमें जाऊंगा। और बहुत दूर तो मैंने जाना है नहीं, बस पास में ही जाना है, और भीड़ से बच भी जाऊंगा, और एकांत में मैं अपनी नई कहानी के बारे में सोच पाऊंगा, तो खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें सोच करके उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, अब गाड़ी निकलने ही वाली थी, तो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़ करके उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, तो अनुमान क्या था कि खाली डिब्बा होगा और मैं एकांत में अपनी यात्रा करूंगा, ऐसा सोचकर वो उसमें दौड़कर चढ़े थे। लेकिन उनका अनुमान क्या होगा, अनुमान के प्रतिकूल मतलब ठीक उल्टा। डिब्बा निर्जन नहीं था, मतलब डिब्बा एकदम सुनसान नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो एक बर्थ मतलब सीट पर लखनऊ के नवाबी अंदाज के एक सज्जन व्यक्ति वहाँ पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने 2 ताज़े खीरे भी थे, तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद, अचानक मैं डिब्बे में दौड़ करके कूद गया। इससे सज्जन की आंखों में एक एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो सज्जन ने सोचा था कि मैं इस डिब्बे में अकेले बहुत आराम से जाऊंगा, लेकिन अचानक लेखक के आ जाने पर उन व्यक्ति की आंखों में क्या दिखा, असंतोष दिखा।
सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। तो लेखक ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है इन्हें भी नई कहानी लिखनी हो और उसी सोच में ही पड़े हुए हों, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो उनने सोचा कि या तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी कहानी के जो ये कहानी सोचने के लिए विचारने के लिए यहाँ बैठे थे उसमें विघ्न पड़ा है, या सामने खीरे रखे हैं। खीरा क्या होता है? एक मामूली सी चीज होती है। तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु मतलब एक साधारण वस्तु को खाने के लिए रखा है और एक व्यक्ति ने उन्हें देख लिया है। तो इस बात में भी क्या पता हो सकता है उन्हें असंतोष हो रहा हो, संकोच हो रहा हो कि मैं यहाँ आराम से एकांत में खीरा खाऊंगा, ऐसा सोच करके मैं बैठा था, लेकिन ये व्यक्ति न जाने कहाँ से आ गया। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो उसके बाद नवाब साहब ने लेखक से बातचीत करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया, मतलब वो नहीं करना चाहते थे, उनकी ओर देखा तक नहीं। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो लेखक को भी लगा कि अगर नवाब साहब स्वयं ही अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी क्यों बात करूं। तो इसलिए वो भी सामने की बर्थ में, सामने की सीट में बैठे और उनने बात नहीं की। ठाली मतलब खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो खाली बैठे हुए थे लेखक, तो खाली समय में उनके मस्तिष्क में अनेक अनेक कल्पनाएं आती हैं, अनेक अनेक विचारधाराएं आती हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है कि वो खाली बैठे हुए कल्पनाएं करते रहते हैं। तो अब क्या कल्पना करते हैं देखो, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण वो अनुमान लगाने लगे। अब नवाब साहब को मेरे आने से जो असुविधा हुई, मेरे आने से जो असंतोष हुआ, उसके क्या कारण रहे होंगे, इस बात का अनुमान लगाने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। तो देखो, सेकंड क्लास का जो टिकट होता है वो मीडियम वर्ग अर्थात मध्यम वर्गीय लोगों के लिए होता है। तो नवाब साहब क्या थे? उच्च वर्गीय थे, तो उनको फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाना चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया देखो, अकेले यात्रा करने के और अनुमान में और किफ़ायत मतलब थोड़ा रुपया बचाने के चक्कर में, थोड़ा रुपया बचाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, फर्स्ट क्लास का टिकट न लेकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। और अब उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा हो कि कोई शहर का कोई व्यक्ति उन्हें यहाँ सेकंड क्लास में बैठा हुआ देख रहा है। तो ये चीज़ उनके सामने सही नहीं हो रही है। उनको ये सही नहीं लग रहा है कि मैं एक साधारण मनुष्य के सामने सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ, जबकि नवाब का दर्जा क्या है, ऊपर है, वो फर्स्ट क्लास में उसने सफ़र करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो कह रहे हैं, लेखक सोच रहे हैं अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीद दिए होंगे। तो फिर अकेले मैं सफ़र करूँगा और साथ में खीरे भी खाऊंगा, इसलिए उनने खीरे भी खरीद दिए। तो अब किसी व्यक्ति के सामने, नवाब साहब साधारण आम व्यक्ति के सामने, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सामने कैसे खीरा खाएं? पहले तो वो सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहे हैं, ऊपर से फिर खीरा जैसी मामूली चीज़ खा रहे हैं। तो इस कारण से भी उन्हें असंतोष हो सकता है, ये लेखक का अनुमान है। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियाँ का मतलब होता है तिरछी नज़र से। तिरछी नज़र से हम नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो नवाब साहब ने लेखक की ओर बिल्कुल भी नहीं देखा, वे खिड़की से बाहर की ओर देख रहे थे और बाहर की स्थिति पर गौर कर रहे थे। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। तो अचानक देखो, थोड़ी देर पहले तक वो खिड़की से बाहर देख रहे थे और अचानक से नवाब साहब ने संबोधन किया, मतलब लेखक को पुकारा। क्या कहा? आदाब अर्ज। आदाब अर्ज मतलब आदाब, मतलब नमस्कार या प्रणाम को हम आदाब के तौर पर कहते हैं। तो आदाब अर्ज मतलब नमस्कार, प्रणाम। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जनाब महोदय, क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो अभी तक तो नवाब साहब देख तक भी नहीं रहे थे और असंतोष जैसा दिखा रहे थे, लेकिन अचानक से वो बोलने लगे। तो अचानक ये परिवर्तन अच्छा सा नहीं लगा नवाब साहब का, लेखक को भांप लिया और उन्हें ये समझ गए कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो इसलिए क्यों वो एकदम से बदले कि अपने आप को सभ्य बताने के लिए, और दूसरा खीरा मामूली, मतलब ऐसे मामूली पदार्थ को मुझे भी खिला देंगे तो मैं भी मामूली लोगों में गिना जाऊंगा, मैं भी बहुत
साधारण लोगों में गिना जाऊंगा, इसलिए साधारण लोगों में गिनने के लिए, साधारण लोगों की श्रेणी में लाने के लिए वो मुझे भी खीरा खाने के लिए पुकार रहे हैं। जवाब दिया शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। तो शुक्रिया का मतलब होता है धन्यवाद, किबला मतलब महोदय, माननीय, शौक फरमाइए आप खाइए। किबला का मतलब होता है श्रीमान, मतलब सम्मान से बुलाना कि आप शौक फरमाइए मतलब आप खाइए, इस तरह से उनसे कहा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। तो फिर और एक बार खिड़की से बाहर देखा, फिर तौलिया जो था उसको झाड़कर बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा निकालकर खीरों को धो लिया और तौलिए से पोंछकर जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिरे काटे, उनके ऊपरी हिस्से को काट करके उसमें चाकू से छेद 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 करके उसका एक वाइट कलर का झाग सा उससे निकलता है, कड़वापन दूर होता है उससे, तो वो उनने गोद करके झाग निकाल लिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फाकों को करीने से मतलब लाइन से एक पंक्ति से तौलिए में सजाते गए। लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं तो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, तो अर्थात नमक दे देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्ची की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी मतलब हाथ से चुटकी से ऐसे बुरकना, बराबर चारों ओर बुरक देना मतलब छिड़क देना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। तो जब वो नमक छिड़क रहे थे तो उनके होंठों के जो एक्टिविटीज़ थी, भाव भंगिमा मतलब जो होंठ उनके चल रहे थे, उससे साफ पता चल रहा था कि उनके मुंह में पानी आ रहा है और पानी से वो उनका मुंह भर रहा है। रसास्वादन का मतलब होता है खीरे के रस के स्वाद को महसूस करते हुए, उसकी कल्पना करते हुए उनके मुंह में पानी भर रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, कनखियों पहले भी बताया, कनखियों का मतलब तिरछी नज़र से देख करके सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो कहते हैं कि कनखियों के से देख करके मतलब तिरछी नज़र से देख के ये बनी मन ये सोच रहे हैं कि वैसे तो जनाब क्या बनते हैं, बहुत रईस बनते हैं, नवाब कहलाते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बचने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अब हमने उनकी असलियत देख ली। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्लाह शौक कीजिए, फिर कह रहे हैं कि महोदय आप भी खाइए। लखनऊ का बालम खीरा है, बालम अर्थात बहुत अच्छी नस्ल का खीरा बता रहे हैं। बालम खीरा स्वादिष्ट होता है, प्रसिद्ध खीरा होता है, इसलिए उस कह रहे हैं कि लखनऊ का बालम प्रसिद्ध खीरा है, आप भी खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती फाँकें मतलब, अब फाँकें मतलब जो हिस्से होते हैं लंबे लंबी, जो चीरे बना करके उसको काट दिया जाता है और उसके ऊपर जब नमक छिड़का था तो उसमें पानी सा निकल आया था, तो उसे देख करके लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन एक बार वो मना कर चुके थे तो इसलिए बार बार फिर वो दोबारा हाँ नहीं कह सकते थे, इसलिए उनने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए ना में उत्तर दे दिया कि मैदा भी कमज़ोर है, मैदा मतलब मेरा पेट क्या है, कमज़ोर है, इसलिए महोदय आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। सतृष्ण आंखों से मतलब प्यास से भरी आंखों से, खाने की लालसा भरी आंखों से उन खीरे की जो टुकड़े थे उन टुकड़ों की ओर देखा जो नमक मिर्च छिड़क देने से क्या हो रही थी, चमक रही थी। तो उन टुकड़ों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, दीर्घ मतलब लंबी सांस ली, खिड़की से बाहर देखा और बहुत लंबी सांस ली। खीरे की एक फाँक कर उठाकर होंठ तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, मतलब उन्होंने क्या किया, खीरे के टुकड़े को अपने मुंह तक ले गए, होंठों तक ले गए और फिर सूंघा, उसको सूंघ करके फिर उसके स्वाद को महसूस किया और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके मुंह में पानी भराया और उस पानी को गटक गए, मतलब घूंट से उनने गले से नीचे उतारा। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। फिर उनने क्या किया, उस खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को इसी तरह बार बार नाक के पास ले जा रहे थे और उसका रस अर्थात महसूस कर रहे थे और उस रस को गटक रहे थे और फिर खीरे को खिड़की से बाहर फेंक दे रहे थे। तो इसी तरह उनने सारे खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या किया उनने, खाया नहीं, क्या किया, केवल सूंघा और मुंह में जो पानी आया उस पानी को अंदर लिया, पेट में लिया और उसके बाद टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। तो इस तरह से उन्होंने खीरे का स्वाद लिया। अब अंत में क्या किया, तौलिए से मुंह और हाथ अच्छे से पोंछ लिए और गर्व से हमारी ओर देख लिया, मतलब देखो कि तुम क्या सोच रहे थे कि मैं खीरा खाऊंगा, मैंने खीरा नहीं खाया और मैंने केवल खीरे के स्वाद को सूंघ कर ही महसूस कर लिया।
तो इस तरह से गर्व से हमारी ओर देख रहे। तो लेखक उन्हें मान रहे थे बहुत नवाब साहब बनते हैं और इतनी मामूली सी खीरे ऐसी चीज़ खा रहे हैं, तो ऐसी सोच रख रहे थे लेखक। लेकिन उन्होंने ऐसा करके लेखक की ओर गर्व से देखा और मनी मन ये कह रहे हो जैसे कि देखो तुमने हमें मामूली समझा था, देखो हम तो खानदानी हैं और यही है खानदानी रईसों का तरीका कि हम खाते खीरे को जैसे मैंने केवल सूंघ के ही महसूस कर लिया, तो यही हमारा तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इसमें हमें तस्लीम में मतलब उनके सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा, झुका लेना पड़ा। यही है खानदानी तहजीब। तहजीब मतलब सभ्यता, नफासत मतलब स्वच्छता और नज़ाकत मतलब अदा। तो यही है खानदानी मतलब नवाबी खानदान की नवाबी खानदान की तहजीब, सभ्यता, नफासत और नज़ाकत। तो तहजीब का मतलब सभ्यता, नफासत का मतलब स्वच्छता और नज़ाकत का मतलब उनकी अलग अदा। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म और नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। तो कहते हैं कि हम अब सोचने लगे, हम इस विचार में खो गए कि केवल सूंघने से ही खीरे के स्वाद को कैसे महसूस कर लिया जाता है और उससे संतुष्ट भी कैसे हो जाता है। इसके सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे से जो दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस होता है। इसके बढ़िया ऐसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके को जिसको हम कह सकते हैं, मतलब ऐसा तरीका उनने अपनाया जो किसी को दिखाई नहीं दे सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? तो कहते हैं कि क्या ऐसा तरीका कि जिसमें खाया ही ना हो, केवल सूंघ लिया हो, तो क्या इसमें पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का भी शब्द सुनाई दिया। तो ये वो सोच ही रहे थे कि तभी नवाब साहब से डकार का शब्द सुनाई दिया। तो इसका मतलब नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। तो हमारी ओर देख के कहते हैं कि खीरा होता तो स्वादिष्ट है लेकिन न पचने वाला, शकील का मतलब न पचने वाला, नामुराद मतलब जिसे हम कहते हैं बेकार, मैदे पर बोझ डालता मतलब पेट पर जो पाचन तंत्र है उस पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। तो अब लेखक के ज्ञान चक्षु खुले, अर्थात उन्हें वास्तविक बात समझ में आई कि ओहो, मैं तो यूं ही परेशान हो रहा था कि नई कहानी लिखने के लिए पात्रों की ज़रूरत पड़ती है, घटना की ज़रूरत पड़ती है, उस स्थिति का ऐसी परिस्थिति की ज़रूरत पड़ती है, विचारों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ तो पता चला कि नई कहानी के लेखक ऐसे ही बन जाती है नई कहानी, मतलब जैसे बिना खाए खीरे को पेट भर जाता है, वैसे ही बिना सोचे समझे कहानी भी बन सकती है। तो खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? तो अब उनको असली बात समझ में आई कि देखो, मैं तो खाली इतना परेशान हो रहा था कि केवल मेरे सोच लेने से, नई कहानी मन में सोच लेने से ही मेरी नई कहानी भी क्यों नहीं बन सकती, जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है। तो ये है, इसमें दिखावे को बहुत बारीकी से बताया गया और उसमें व्यंग्य भी किया है कि किस तरह नवाब साहब ने अपने झूठे दिखावे के लिए खीरे को फेंक दिया और ऊपर से फिर पेट भरने का भी क्या कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई।